देखो, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बायोटेक जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, वही तो डिस्कस कर रहे थे हम, बायोटेक इन मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही थी सब डिविजन्स पे अगर हम जाते हैं तो, जिसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में। जो हमने सेकंड स्टार्ट किया था वो था जीन थेरेपी, बायोटेक इन जीन थेरेपी, ठीक है। और इस जीन थेरेपी की अगर हम बात करते तो हमने देखा था सबसे पहले इसको यूज किया था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, और जिसका नेम क्या था, असांथी डी सिल्वा, है ना। किसने किया था, यूएसए में परफॉर्म हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पे हुआ था, ठीक है। और साइंटिस्ट जो थे कौन थे, वो विलियम फ्रेंच एंडरसन, ठीक है, वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन, जिसमें हमने कुछ देखा था कि किस तरह से ये कहाँ तीन जो हम मेथड देख रहे थे और किसके लिए किया गया था जीन थेरेपी। सबसे पहले जो यूज किया था वो डिजीज थी स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। डिफरेंस भी बताया था मैंने, बिल्कुल जैसे एड्स होता है ना, एड्स के जैसे ही होता है इसमें भी, बस डिफरेंस इतना होता है कि वो आफ्टर बर्थ होती है, वो वायरस की वजह से होती है, HIV की वजह से होती है, और ये जो डिजीज होती है ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जीन ADA की वजह से होती है। अगर ये जीन नहीं है जीनोम में तो क्या नहीं हो पाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। यानी कि आपको याद होगा हमने कल एक और भी पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है टू अवॉक द इम्यून सिस्टम के लिए, है ना, यानी कि इससे इंक्रीज होती है इम्यूनिटी इस जीन के प्रेजेंस की वजह से। और वो कैसे होती है, क्योंकि ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। और लिम्फोसाइट्स में दोनों तरीके की लिम्फोसाइट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट के लिए भी और टी लिम्फोसाइट के लिए भी, दोनों के लिए ही, है ना। नॉर्मली किसी किसी बुक में आपको मिलेगा सिर्फ बी लिम्फोसाइट, लेकिन ऐसा नहीं है, टी लिम्फोसाइट के लिए भी होता है। और बी लिम्फोसाइट ही क्यों लिखा मिलता है किसी किसी बुक में, क्योंकि आपको पता है ना, बी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट इस तरह से हेल्प करते हुए बी लिम्फोसाइट्स को फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती इनडायरेक्टली, ऐसे। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 मेथड्स हैं इस डेफिशिएंसी, यानी कि जीन थेरेपी का एक ही मीन्स होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन इनटू नॉर्मल जीन। आप जो डिफॉल्टिंग जीन है, जो इनकरेक्ट जीन है, उसको करेक्ट जीन में चेंज कर रहे हो, वही तो जीन थेरेपी है। 3 मेथड्स हमने देखे थे जीन थेरेपी के लिए, जिसमें से लास्ट जो थर्ड मेथड है वो फिर भी क्यूरेटिव है। एक हमने कल पढ़ा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, ERT। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो एंजाइम है, क्योंकि ये जीन ही नहीं है तो डीएमिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ही नहीं बन पा रहा है, तो इस थेरेपी में हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में। किसको इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ऑफ, इंट्रोडक्शन ज्यादा बेटर होगा, ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को, जीन को नहीं, उस जीन से बनने वाले एंजाइम को, जैसे इंसुलिन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे ही इस एंजाइम को इनटू या एंजाइम वाया इंट्रावेनसली इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू। एक तो ये है, हमें पता है कितनी बार देना पड़ेगा हमें, है ना, हर बार देना पड़ेगा ना, एक पेरिडिकली टाइम टेबल के बाद में, तो इसीलिए ये क्या था, इट वॉज नॉट क्यूरेटिव मेथड। दूसरा हमने एक और मेथड डिस्कस किया था
कौन सा था वो? बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेथड या हीमेटोपोइटिक, है ना, स्टेम सेल्स का हमने बोला था वहां पे, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है तो बढ़िया मेथड, ऐसी बात नहीं है, पर ये भी क्यूरेटिबल मेथड है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट क्यूरेटिव मेथड, और हमें तो उसी को फॉलो करना है ना। तो ये भी क्या है? इट इज नॉट क्यूरेटिव मेथड। क्यों नहीं है? रीजन भी बता दिया था, जरूरी नहीं है हर किसी की, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए आपको? एक डोनर चाहिए जो बोन मैरो का मतलब डोनेट कर रहा हो, और एक रेसिपिएंट चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि जो रेसिपिएंट की बॉडी है वो उस बोन मैरो को, जरूरी नहीं है उसमें वो सक्सेसफुल हो, चांसेस हो सकते हैं ग्राफ्ट फेलियर के, रिजेक्शन के, ग्राफ्ट रिजेक्शन के, तो जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो, इसीलिए ये भी क्या है? क्यूरेटिव मेथड नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब जो दूसरा मेथड है, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो क्या है? जो हमने कल स्टार्ट ही किया था बट डिस्कस नहीं किया था, वो आपका जो थर्ड मेथड है वही है आपका जीन थेरेपी। यानी कि अगर आप क्या कर दें, जो डिफॉल्टी जीन है, जो है ही नहीं, उस जीन को आप इंट्रोड्यूस करा दें बॉडी के अंदर में, तो चांसेस हैं सरवाइव करने के, है ना। तो क्या है यहाँ पर जीन थेरेपी में? वही से रिप्लेसमेंट ऑफ या इंट्रोडक्शन, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन, है ना, किसमें? इनटू नॉर्मल जीन। ये नॉर्मल जीन यहाँ पर वेक्टर मीडिएशन होगा, मतलब वेक्टर के थ्रू, तो बाय वेक्टर, ठीक है, बाय यूजिंग वेक्टर। आप वेक्टर का यूज करके, या हम दूसरा और भी कैसे लिख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोड्यूस ऑफ किसको? नॉर्मल। नॉर्मल जीन मतलब किसकी बात हो रही है? एडीए जीन की बात हो रही है, एडीए जीन, है ना, किसमें? इनटू जो अफेक्टेड सेल्स हैं, जो पेशेंट के सेल्स हैं, इनटू पेशेंट लिम्फोसाइट्स, ये वेक्टर के थ्रू होगा। तो ये वाला जो मेथड है फिर भी क्यूरेटिव मेथड है, हमारी बुक इसे कंसीडर करती है एज अ क्यूरेटिव मेथड। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? हमें ये वाला मेथड पे बहुत इम्फेसिस करना है, ये वाला डायरेक्ट, है ना, अच्छे से पढ़ना है ये। चलिए अब हम आते हैं इस थर्ड मेथड पे, जीन थेरेपी वाले मेथड पे। कैसे करते हैं, इसमें क्या वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर वायरसेस होते हैं, है ना, रीटिरोवायरस हमने यूज भी किया था। तो देखिए कल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि सपोज करिएगा, ये हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, पढ़ तो चलो ठीक है हमने लिया, इसको बाद में समअप भी कर लेंगे कि यहाँ पर ये एक पेशेंट की सेल है, ठीक है, ये क्या है? बी लिम्फोसाइट है, दिस इज व्हाट, दिस इज बी लिम्फोसाइट। कहाँ से आइसोलेट करिए? पेशेंट ब्लड से, फ्रॉम पेशेंट ब्लड, यहां से आइसोलेट किया है आपने इस बी लिम्फोसाइट सेल को, ठीक है। दूसरे में आप क्या कर रहे हो कि आपके पास में अब क्या होना चाहिए? ये तो अफेक्टेड सेल है, नॉर्मल सेल तो है नहीं है, ये तो वो सेल है जिसके पास में एडीए जीन है ही नहीं है, डिलीट हो चुका है। आपको इसमें क्या कराना है? इंसर्ट कराना है एडीए जीन को। तो आपको क्या चाहिए? एक नॉर्मल हेल्दी सेल भी चाहिए, ये है वो नॉर्मल सेल, ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है, वही बी लिम्फोसाइट है ये भी, है ना, और इस सेल के पास में एडीए जीन प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, इस सेल से आपने क्या किया, ये नीचे का मैं रब कर रही हूं, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट आया क्या? नहीं, ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे आपने आइसोलेट किया डीएनए को, ये है वो जीन
जीन को, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए में से फिर आपने वो जो एडीए जीन प्रोड्यूसिंग जीन है, एडीए है ना, तो ये है वो एडीए जीन आपने इस सेल से आइसोलेट कर लिया है। चलिए अब इधर आ जाते हैं, क्योंकि हम इस जीन को डायरेक्टली यहाँ तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, डायरेक्ट नहीं करा सकते, ये वेक्टर मीडिएटेड मेथड है, वेक्टरलेस मेथड नहीं है, तो हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी इस जीन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस अफेक्टेड सेल में। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के लिए यहाँ पर एक रिट्रोवायरस को हम यूज कर लें अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिट्रोवायरस है दैट इज एडिनोवायरस, ठीक है, ये है वो रिट्रोवायरस, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, और मैं यहाँ पर इसके जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा अलग करके करते हैं हम, ठीक है। ये सपोज पैकेजिंग जीन है और ये है वायरल जीन, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर है एक एंजाइम, क्योंकि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है, तो आरएनए कंटेनिंग वायरस के पास में, क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करते हैं, इसीलिए उनके पास एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए और फिर प्रोटीन बनेगा, तो वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसके चारों तरफ क्या है, ये है वो प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट में जल्दी जल्दी से बना देते हैं हम इसको। ये है वो प्रोटीन कैप्सिड, आउटर कवरिंग जो लेयर है इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, ठीक है। ये है आरटीएज, लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए है, और ये आपको पता है कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, आउटर कोट है इसकी। ये एक रिट्रोवायरस है, दिस इज व्हाट इट इज, रिट्रोवायरस, जिसको आप यूज करने जा रहे हो एज वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस जीन इनटू दिस सेल, ठीक है। होस्ट सेल यहाँ पर ये है, डिजायर्ड जीन ये है, और वेक्टर ये है। क्या करेंगे, यहाँ से भी सेम वही कहानी, आपने किसको आइसोलेट किया, इसके जो जीन है उसको निकाला। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, उसमें दो तरह के, ठीक है, यानी कि इसका जो आरएनए है इट हैज टू कंपोनेंट, टू पार्ट। ये तो है बेटा वायरल जीन, है ना, इसका कोई काम नहीं है। ये जो है ये है पैकेज जीन, ध्यान से समझना, ये है पैकेज जीन। हम क्या करेंगे, हमें ये तो हटा देना है, क्या कर देंगे, ये जो वायरल जीन है यानी कि कट एंड डिस्कार्ड वायरल जीन, है ना, ये वाला जब आप पोर्शन हटा दोगे तो ये कुछ इस तरह से रह गया, पैकेज जीन है सिर्फ, ये आपने हटा दिया एंजाइम्स को यूज करके। अब क्या करेंगे, भाई ये तो डीएनए है ना और ये तो आरएनए है, आप डायरेक्टली इस डीएनए को आरएनए के साथ में ऐड तो नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इस एडीए जीन को यानी कि इस पार्ट को क्या करा लें, ट्रांसक्राइब कराएंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके किस में, एमआरएनए में, है ना, ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से एमआरएनए बन गया। जीन तो अभी भी वही है, ये एडीए जीन ही है। इस जीन को और इस पैकेज जीन को आप क्या कर दोगे, एक साथ लाइगेट कर दोगे, है ना, यानी कि इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस एमआरएनए, कौन से वाले को, इसी वाले को, एडीए जीन को, है ना, विद किसके साथ में, पैकेज जीन ऑफ वायरल जीनोम के साथ में, विद पैकेज जीन ऑफ वायरल जीनोम, ठीक है। जब ये हो जाएगा यानी कि अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपका ये है एडीए जीन का आरएनए है, ठीक है, आरएनए फॉर्म में आ चुका है, और ये आपका पैकेज जीन ऑफ वायरल जीनोम है। ये बन गया आपका क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे भी, है ना, ये आपका एक इंजीनियर्ड जीन बन चुका है। ये क्या बन चुका है, आपके इंजीनियर्ड जीन है ना। अब इस जीन को आप फिर से क्या करा दोगे,
एक ऐसा रिट्रोवायरस लोगे, उस रिट्रोवायरस में से जो इसका ओरिजिनल मटेरियल जेनेटिक है उसको हटा दोगे और उसकी जगह पर इस जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि ये है सपोज एक वो रिट्रोवायरस, इस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल था, इसका भी था, आपने हटा दिया उसको, आपने इस पार्ट को डाल दिया है जो पैकेज्ड जीन है। अब तो हम इसे पैकेज्ड बोलेंगे ना, ये वाला जो है, तो आपने इसको इस तरह से इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। दिस वन इज, ये वाला जो पोर्शन है ये आपने यहां ले आया आप इसे, है ना। चारों तरफ इसके क्या है, नेचुरल सी बात है, यहाँ पे प्रोटीन कैप्सिड है, ठीक है, ये प्रोटीन कैप्सिड है, और ऑब्वियसली इसमें भी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब ये वायरस और ये वायरस डिफरेंट है ना। ये वाला जो वायरस है, नाउ इट विल एक्ट एज वेक्टर वायरस, ठीक है, ये वेक्टर रिट्रोवायरस की तरह एक्ट करेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट है जल्दी से नोट करिएगा, फिर मैं इसे रब करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी होती है उसे समझते हैं। एक बार नोट कर लो तो बता दीजिएगा कि आपने नोट कर लिया है। हाँ बेटा, नोट हो गया सबका? ब्लर हो रहा है? वैष्णवी सिर्फ आपका ब्लर हो रहा है, किसी और का भी ब्लर हो रहा है? ब्लर सिर्फ वैष्णवी के साथ में ब्लरिंग कंडीशन हो रही है, किसी और के भी साथ हो रही है? बेटा मेरी तरफ नेट की स्पीड तो ठीक है, आई होप आपके साथ ही प्रॉब्लम है कोई। कंप्लीट हुआ? रब कर दूं? डन। चलिए अब मैं पूरा बोर्ड रब कर रही हूँ, बस ये वाला रब नहीं करूंगी। I mean, रब तो ये भी करूंगी, बस इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे। ये जो वेक्टर आपने बनाया है ना, इसको हम बस ऊपर लेकर के आएंगे, ये सब हम रब कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने जो रिट्रोवायरस था पहले इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में इसके जीन को इंट्रोड्यूस करा के एक इंजीनियर्ड जीन बनाया, है ना, और उसके बाद में हमने एक दूसरा रिट्रोवायरस लिया, उसके जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीटली रिमूव किया और जो आपने बनाया हुआ इंजीनियर्ड जीन है उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो कुछ इसी तरीके से था आपका, ये प्रोटीन कैप्सिड था और ठीक है, और यहाँ ये था एडीए जीन और ये था आपका पैकेज जीन, इंजीनियर्ड जीन था। ये आरटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दिस वाज, ठीक है, और ये इसके स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये पूरा इस तरह से है। ये आपका एक एडिनो वायरस, ये आपका वेक्टर बनके तैयार हो गया है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वायरसेस की खास प्रॉपर्टी क्या होती है। वायरसेस कभी भी अपनी बॉडी को कंप्लीटली इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं किसी भी होस्ट सेल में, दे जस्ट रिलीज ओनली देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। यानी कि अगर आप इसको इस सेल के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये इस जीन को इंट्रोड्यूस करा देगी उस सेल में, ना कि इस कंप्लीट बॉडी को। क्लियर है? तो वही सेम कहानी है। अब क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, वेक्टर, कौन सा वाला, ये वाला, किसमें, इनटू, कहां पर, यहां पर बी लिम्फोसाइट में। चलिए बना लेते हैं। सपोज करिएगा ये है वो बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और इसमें इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया, ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी आया, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो ये एंजाइम ही परफॉर्म कराएगा कि नहीं कराएगा। ये आ गया होस्ट सेल के अंदर में, ठीक है, इंट्रोड्यूस वेक्टर इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन है यहाँ पर,
पेशेंस बी लिम्फोसाइट, ये है होस्ट सेल यहाँ पर बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से ये जीन क्या करेगा, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस परफॉर्म करेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होते ही ये क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये cDNA फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये RTase है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और बीच में जो प्रोसेस हुआ है वो क्या हुआ है, दैट इज व्हाट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बना है और ऐसे DNA को हम क्या नाम देंगे, cDNA देंगे। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होगा, ठीक है, ये जो आपका बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड DNA ही बनेगा, ये जो है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि सपोज करना ये होस्ट सेल का एक DNA था और दूसरा जो DNA होगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया ये आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA। यानी कि ये वाला जो DNA है ये अब दूसरे वाले सेल में तो जाएगा ही जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा DNA हम इधर ले आते हैं, ये आपका इस तरह से DNA फॉर्म हुआ है ये। ठीक है, लाइक दिस। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये तो होस्ट का DNA है, इस सेल का DNA है जिसके पास में ADA जीन नहीं है, और ये जो दूसरा DNA है इसमें ये वाला जो है पूरा ये वाला DNA है ना, ये आपका यहाँ से आया है, यानी कि ये नॉर्मल ADA जीन है जो आपने एक नॉर्मल सेल से लिया था, और ये वायरल का जीन है। भाई वायरल के जीन के ही साथ में तो ये प्रॉपर्टी है कि वो होस्ट के DNA के साथ में क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई कराएगा, खुद को क्या करेगा, लाइगेट करेगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में कॉपीज बनाएगा, और जब होस्ट का DNA और वायरल का DNA एक साथ मर्ज हो जाते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोफेज, यानी कि ये स्टेज बनके तैयार हो गई। क्लियर है, हाँ या ना, ये प्रोफेज। अब क्या होगा, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, DNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA ने होस्ट सेल के DNA के साथ खुद को लाइगेट करके प्रोफेज कंडीशन बना ली है, और अब जब इसका रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, इस सेल के अंदर वो ADA जीन सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि आपने तो नॉर्मल ह्यूमन सेल का ही तो ADA लिया है, तो वो जीन भी तो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है साथ साथ में, तो ये ADA जीन बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में, और यही ADA जीन जो होगा जब ट्रांसलेशन होगा, है ना, तो ये क्या बना देगा, वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को फॉर्म कर देगा, डीएमिनेज एंजाइम को फॉर्म करेगा। ये इस सेल के अंदर सारा काम हो रहा है। ये वाला स्टेप था जीन थेरेपी का। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से बताइए ताकि थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाएं। अब यहां तक में किसी को डाउट है कोई, स्टूडेंट्स, यस या नो? बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो अफेक्टेड नॉर्मल सेल थी इसके अंदर एक हेल्दी जीन जिसके पास था, इसके पास नहीं था, नॉर्मल सेल के पास में दिस जीन वाज प्रेजेंट, उस जीन को आइसोलेट किया, वेक्टर की हेल्प से इस सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस कराया। और अच्छा एक चीज और करते हैं, ये वाले जब सेल आप आइसोलेट करते हो ना तो इन सेल्स को हम बाहर ही बहुत सारा क्या कर लेते हैं, इंक्यूबेट करा लेते हैं ताकि इनकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएं, और फिर उन सेल्स में आप इस जीन को इस तरह से इस प्रोसेस से क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको, ताकि हर एक सेल के पास में रेप्लिकेशन के बाद में वही मल्टीपल नंबर ऑफ ADA जीन सब सेल्स के पास पहुंच सके। ठीक है, आइए अब जल्दी से क्या क्या स्टेप्स किए, 3 स्टेप्स करें बस हमने इस पूरे प्रोसेस में, वो 3 स्टेप्स को नोट करते हैं बहुत फास्टली। ठीक है, और एक चीज और, ये भी ना परमानेंट क्योर तो नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लिखिए स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी। क्या क्या स्टेप्स हैं जीन थेरेपी के?
सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है, हमने क्या किया, जो लिम्फोसाइट्स थे पेशेंट ब्लड से उनको बाहर लिया, ठीक है। सो नाउ स्टेप नंबर 1 इज लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आर टेकन आउट फ्रॉम पेशेंट ब्लड। फर्स्ट स्टेप डन। इसके बाद हमने क्या कराया, ये वाले सेल को लिया, आपने इन्हीं सेल को अब क्या करवाया है, कल्चर्ड कराया है आउटसाइड इन द मीडिया, ठीक है। वही सेम यहां पर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, कल्चर्ड दीज सेल्स आउटसाइड द बॉडी, दीज सेल्स आउटसाइड द बॉडी इन द कल्चर मीडिया, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या किया, आपको याद है ना, हमने इंट्रोड्यूस किया था इसमें एडीए कॉम्प्लीमेंट्री सी डीएनए को, है ना। नाउ द थर्ड स्टेप, यानी कि इन्हीं के साथ में साथ साथ में ये वाला भी स्टेप चल रहा है, क्या करवाया आपने, इंट्रोड्यूस ऑफ एडीए। आपने डायरेक्ट तो नहीं करवाया था ना, वहां भी जब हमने एक हेल्दी सेल लिया था उसका जो जीन था उसको पहले ट्रांसक्राइब करवाया, एमआरएनए में कन्वर्ट करवाया, फिर उसको लाइगेट करवाया, पैकेजिंग करवाया विद द पैकेज जीन ऑफ वायरल जीनोम के साथ में। तो वही सेम यहाँ पर भी है। फिर उसको आपने जब होस्ट सेल के कांटेक्ट में लेके आए आप एक दूसरे खाली रिट्रोवायरस में इंट्रोड्यूस करा के, तो उस रिट्रोवायरस ने सबसे पहले क्या बनाया था, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, और वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोफेज में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो एडीए सीडीएनए, एडीए प्रोड्यूसिंग जीन जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फॉर्म में था, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बना है, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया है एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। किस में करवाया है आपने, इस सेल में करवाया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बना है ये किसके थ्रू बना है, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू बना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू बना है ना। ये इसी का स्टेप आ गया पूरा। और ये फिर आपने किस में करवाया है, इनटू द लिम्फोसाइट्स या पेशेंट लिम्फोसाइट, ऐसे लिख दिया, लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट, लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। अब जो ये वाले सेल्स हैं इनके पास में एडीए जीन आ चुका है, और अब वो एडिनोसिन डीएमिनेज को फॉर्म करेगा और हेल्प करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी कि किसमें, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, और इजीली क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे, और इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा। यू प्लीज नोट डाउन दीज स्टेप्स, इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, ये वाली जो लिम्फोसाइट है ना जिसके अंदर आपने सारा काम किया है, ये वाली है ना, इनटू द लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट, आपने ये वाला जो जीन इंट्रोड्यूस किया है उस सेल के अंदर में, अब ये वाली जो सेल हो जाएगी इसको हम बोलेंगे इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। एक तो हमने इंजीनियर्ड जीन कहा था जब आरएनए ऑफ पेशेंट, सॉरी आरएनए ऑफ जीनोम को पैकेज किया था नॉर्मल एडीए जीन के साथ में इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए में। ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी ना, अब इसको हम बोलेंगे इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। आपने पूरा चेंजेस किया है, इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। और इस इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हम इन्फ्यूज्ड करेंगे, आर इन्फ्यूज्ड बैक इनटू पेशेंट बॉडी। आप वापस से पेशेंट बॉडी में ये जो सेल्स होंगे उनको क्या कराओगे, इंट्रोड्यूस कराओगे। ये पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये पूरा स्टेप्स हैं जीन थेरेपी के। मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी, एक सिंगल वर्ड में हम पूरे स्टेप्स को एक साथ डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। आप नोट करिएगा जल्दी से, बहुत फास्ट। डन बच्चों, रब कर दूं, चलिए ठीक है।
ये थे पूरे स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी के। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी छोटी सी एक समरी करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये ना क्योरेटिव मेथड तो ये भी नहीं, परमानेंट क्योर मेथड नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आपने एक लिम्फोसाइट्स को चेंज कर दिया, अल्टरनेट कर दिया, वो हमेशा उसी फॉर्म में रहेगी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को वापस से इन्फ्यूज किया है पेशेंट की बॉडी में, तो वो सेल्स की एक कोई ना कोई तो लाइफ स्पेन होगी, और जब उसकी वो लाइफ स्पेन होगी तो वो खत्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में फिर से जीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये वाला मेथड भी ना हमें पेरिडिकली क्या करना पड़ता है, बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे ही उनका लाइफ टाइम खत्म होता है लिम्फोसाइट्स का, फिर से हमें सेम प्रोसेस में इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बनाने होते हैं, फिर से उनको इन्फ्यूजन कराना होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो इसीलिए ये भी ना एक परमानेंट क्योर नहीं है, आफ्टर बर्थ चल रहा है सारा का सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हमने क्या क्या देखा, इसकी जो लिमिटेशन है वो यही एक लिमिटेशन है, क्यों इसे ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है ना। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स कैसे होते हैं, मॉर्टल सेल्स होते हैं, एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है उनका भी। तो लिम्फोसाइट्स आर mortal cells। ठीक है, हमें पता है कि इनकी डेफिनेट क्या है, लाइफ स्पेन है, मॉर्टल है, मोर्टेलिटी होती है इनमें देखने को जो मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हैंस पेरियोडिकली इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड lymphocytes infused into patient body। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए ये भी क्या नहीं है, नॉट अ परमानेंट क्योरेटिव या क्योर मेथड, ऐसे लिख लीजिएगा। इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर मेथड, परमानेंट तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्या कराना होता है, पेरियोडिकली इन्फ्यूज कराना होता है, इंट्रोडक्शन कराना होता है जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उनको पेशेंट की बॉडी के अंदर, ये। ठीक है, अब एक चीज और हमने यहाँ पे देखा बेसिकली कि यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। देखिए आपको पता है ना, इसमें जो डिजायर्ड जीन था, जीन थेरेपी में डिजायर्ड जीन क्या है, एडीए जीन को ही तो लिया था हमने, तो एडीए जीन यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड जीन है। इसके अलावा जो आपने इंसल्ट कराया, ठीक है, इंसल्ट लिम्फोसाइट के अंदर क्या इंसल्ट कराया था आपने, याद है, इंसल्ट जीन। बताइए हमने किसको, एडीए ही था वो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एडीए सीडीएनए को आपने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर हमने जो यूज किया है वेक्टर, वो क्या था, हम इसे वेक्टर कह सकते हैं या एक हेल्पर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये आपको पता है एडिनो वायरस था, दिस वॉज एडिनो वायरस, या आरएनए ग्रुप का था, आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल या आरएनए फैमिली का वायरस था, तो ये एक रिट्रोवायरस था। हमने रिट्रोवायरस को एज अ वेक्टर की तरह या हेल्पर मॉलिक्यूल की तरह यूज किया है। ठीक है, और बच्चों पूरी जीन थेरेपी में जो होस्ट सेल थे, होस्ट सेल कौन सी हैं, पेशेंट्स लिम्फोसाइट। जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, इसका क्योर जो मेथड होगा वो देखते हैं। ठीक है, परमानेंट क्योर फॉर जीन थेरेपी फॉर स्किड। डन, रब कर दूं। देखिए अब देखेंगे हम क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, ये भी परमानेंट नहीं है, बताइए।
है ना। ये परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आफ्टर बर्थ करवाया जा रहा है। पेशेंट के बॉडी से लिम्फोसाइट्स को पहले आप आइसोलेट कर रहे हो, फिर आप उनको इंजीनियर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर वापस से उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हो। हम जानते हैं कि भाई इन सेल्स का पर्टिकुलर एक लाइफ स्पेन है, कुछ टाइम बाद में मोर्टेलिटी होगी और आपको फिर से नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो बड़ा वही वाली बात हो गई ना कि अभी भी क्यूरेटिव मेथड तो है ही नहीं है ना। अब हम डिस्कस करेंगे इसका परमानेंट क्योर फॉर स्किड, ठीक है ना। परमानेंट क्योर फॉर ADA स्किड क्या है ना। परमानेंट क्योर सेम प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा था, सेम प्रोसेस, अगर उसी प्रोसेस को हम आफ्टर बर्थ ना करके जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, यानी कि जो मोरुला स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज है, अगर उस स्टेज में ही वो जो इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर पता है पहले से ही कि पेरेंट्स कैरियर हैं, हमने कल पढ़ा था ना ये कैसा है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर पहले से पेरेंट्स जानते हैं कि वी आर कैरियर फॉर स्किड, अगर वो कैरियर हैं स्किड के लिए, तो उन्हें पता है कि आने वाली जो प्रेगनेंसी होगी उसमें डेफिनेटली क्या होगा, वो दोनों जो रिसेसिव जीन्स होंगे अगर वो फ्यूज हुए तो ADA जीन नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो लिम्फोसाइट्स का रिडक्शन होता रहेगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। उस केस में क्या किया जाए, उस केस में अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, यानी कि जब 16 सेल्ड स्टेज है जो मोरुला स्टेज है, अगर उसी स्टेज के सेल्स को लेकर के और उसी में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था हेल्दी ADA जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, और फिर से वापस से उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, तो आपको पता है ना कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि वो जो मोरुला स्टेज वाले सेल्स थे उन सेल्स में डिवाइड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, और पूरी बॉडी बनानी है उन्हें फीटस की एक, है ना, तो वो सब सेल्स भी डिवाइड करेंगे, तो हर एक सेल के पास में ADA जीन जा चुका है, और जब वो ADA जीन चला गया तो ये एक परमानेंट क्योर है, यानी कि जब बर्थिंग होगी उस बेबी की उसके पास में ये जीन अब अवेलेबल है, ठीक है। ये एक परमानेंट क्योर मेथड है, इसीलिए NCERT में ये लिखा हुआ है कि जीन थेरेपी is a curative method if it is done before the birth or in the embryonic stage, and if it is done after the birth तो ठीक है, पर परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द क्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ये बात? तो बस हमें यही पॉइंट, दोबारा से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको समझाना था कि अगर यही जो प्रोसेस हमने किया था, अभी इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप कंसीडर कर देते हो तो फिर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिजीज के लिए, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इफ gene from bone marrow, if gene from bone marrow, कौन से जीन की बात हो रही है आपको पता है ना, वही ADA जीन की बात हो रही है। बोन मैरो ADA, if gene from bone marrow cells, bone marrow cells producing, इधर ले आते हैं, सेल्स प्रोड्यूसिंग, क्या बनवाना है हमें उनसे, वही ADA जीन, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ADA जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, ठीक है, सेल्स एट 16 सेल्ड स्टेज, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, 16 सेल्ड स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, मोरुला स्टेज, ठीक है। तब तो ये क्या हो सकता है, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना। 16 सेल्ड जो स्टेज है ये तो मोरुला स्टेज है, पढ़ी होगी आपने, और ये पूरा का पूरा काम हम कब करवा रहे हैं, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अगर हम इस स्टेज को क्या करवा दें, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करवा देंगे तो ये एक क्या है,
then it is a permanent cure. Then it will be a permanent cure for ADA skit. क्लियर है? ये है परमानेंट क्योर। वही पूरा का पूरा जो कहानी आपने पढ़ी थी ना, अगर आप इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज जल्दी में करवा देंगे तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हाँ अब ये फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे अब मैं पूरे आपको ना इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक के थ्रू आप पूरे के पूरे जो हमने पढ़ा है इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और एक वर्ड में ट्रिक है, सुनाओ। ट्रिक फॉर SCID, ADASCID। ट्रिक क्या है? ये देखिए मैं ये रब कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा कि ऊपर भी लिखा हुआ है ये तो अगर आप ये कंडीशन रखते हो, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम कंसीडर कर लें, परफॉर्म कर लें, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसकी एक वर्ड में ही है और ट्रिक है लार्जेस्ट, LAR। ठीक है, लार्जेस्ट, GEST, GEST अलग अलग से कर देते हैं हम इसको। ठीक है, लार्जेस्ट। देखिए L से मुझे बताइए, यहाँ पर हमने क्या देखा था? L इज फॉर, बेसिकली बात कौन अफेक्टेड है? लिम्फोसाइट्स, है ना, B लिम्फोसाइट्स। तो दोनों ही होती हैं, नॉट ओनली लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, चाहे वो P लिम्फोसाइट्स हैं चाहे वो T लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स इस प्रोसेस के लिए, जीन थेरेपी के लिए रहेंगी होस्ट सेल्स। लिम्फोसाइट्स यहाँ पर होस्ट सेल है। A आपको याद आया? ADA कॉम्प्लीमेंट्री DNA के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन सेल्स में, किसके थ्रू कर किया जाएगा? R यानी कि बाय वेक्टर, है ना। और जो वेक्टर है मैं उसका डायरेक्ट नाम लिख देती हूँ, ट्रिक से रिजेंबल करता हुआ, दैट इज रिट्रोवायरस। तो यहाँ पे जो रिट्रोवायरस होगा, इट विल एक्ट एज अ वेक्टर। GEST, GE इज फॉर जीन और थेरेपी, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में पूरा ये कहानी हुई है। इस जीन को इन सेल के अंदर इसके थ्रू आपने इंट्रोड्यूस किया है, जो नहीं थे, सेल के पास थे ही नहीं वो ADA जीन। तो दिस इज व्हाट, दिस वाज जीन थेरेपी। क्लियर है? आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ही चल रहा है। फर्स्ट हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को किया, सेकंड हमने किया जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है, किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से इंट्रोड्यूस करी जाती है इनटू द होस्ट सेल। यू प्लीज नोट डाउन। ठीक है, और उसके बाद में हम इस क्लास को एंड करते हैं। कोई डाउट है तो एक बार बोल दीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शट डाउन दिस क्लास। कोई डाउट है किसी को? नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, आप आराम से नोट करते रहिएगा। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, बी सेफ एट योर होम।